अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है, जिस पर हमें बात करनी है, वो है स्केलेटन। और स्केलेटल सिस्टम हमने स्टार्ट करना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट एनिमल्स के अंदर। हम प्लांट्स वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो एनिमल्स के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट कैसे होती है। तो पहले हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि स्केलेटल सिस्टम की या मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत क्यों आई। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जिसमें बैक्टीरिया आता है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो है वो इवॉल्व हुआ। फिर ये यूनिसेलुलर से बात चली मल्टीसेलुलर में। मल्टीसेलुलर पहले सिंपल थे, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एडवांस होते गए, तो उनकी बॉडी का साइज़ जो है वो बढ़ता गया। जब वो बॉडी का साइज़ बढ़ता गया तो उसे सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम ज़रूरी था, तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ। सिमिलरली इतनी बड़ी बॉडी को मूव करवाना ईजी नहीं होता। ये अमीबा नहीं है कि सूडोपोडिया बना के मूव कर लिया। मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, एडवांस बॉडी है, हैवी बॉडी है, तो उसे मूव करने के लिए मसल्स जो हैं वो डेवलप हुए। तो हमने बात करनी है स्केलेटन की। देखिए, एक स्केलेटल सिस्टम या एक स्केलेटन जो होता है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का। यूजुअली ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली स्केलेटन के अंदर मल्टीपल पीसेस होते हैं, लेकिन देर आर सम स्केलेटन्स जो कि एक सिंगल पीस होते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि उसमें कोई ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोवाइड करने होते हैं 4 फंक्शंस। नंबर 1, स्केलेटन का पहला फंक्शन होता है शेप प्रोवाइड करना। और ये शेप तभी प्रोवाइड होगा जब कोई हार्ड स्ट्रक्चर होगा, जब कोई रिजिड स्ट्रक्चर होगा। पानी का अपना कोई शेप नहीं होता क्योंकि पानी कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसे प्रोवाइड करनी होती है वो है सपोर्ट। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, अंदर के ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन प्रोटेक्शन, ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड द पावर ऑफ मूवमेंट, चलने फिरने की पावर या लोकोमोशन जिसे कहते हैं, जो कि एनिमल की एबिलिटी होती है। तो किसी भी स्केलेटन के नॉर्मली ये 4 फंक्शंस होते हैं। हर वो चीज़ जो ये 4 फंक्शंस पूरे कर रही है, हम उसे स्केलेटन कह सकते हैं। तो स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है, एक नेटवर्क है स्ट्रक्चर्स का, हार्ड स्ट्रक्चर्स का, जिनके 4 काम होते हैं: शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड लोकोमोशन। अब हमारे पास मेजर जो टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं स्केलेटन की। एक जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, ये बॉडी के बाहर होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। और एक जिसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इनमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। इनमें एक एडिशनल टाइप का स्केलेटन पाया जाता है जो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये बेसिकली एक प्रॉपर स्केलेटन नहीं है क्योंकि इसमें हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ये बेसिकली होता ये है कि एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। बस ये जो फ्लूइड है ना, ये बिहेव करती है, चूंकि अंडर प्रेशर होता है तो ये बिहेव करने लगता है एज एन स्केलेटन। क्या प्रोवाइड करता है? ये शेप प्रोवाइड कर लेता है, कुछ हद तक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है और लोकोमोशन में हेल्प कर लेता है। क्या नहीं प्रोवाइड कर सकता? प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता। वाई? बिकॉज देयर इज नो हार्ड कवरिंग, देयर इज नो हार्ड स्ट्रक्चर। अंदर भी कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है, बाहर भी कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। किस में पाया जाता है ये? निडेरियंस में, जिसमें जेलीफिश आती है, जिसमें हाइड्रा आ जाता है, फाइलम निडेरिया, फाइलम सीलेंट्रेटा जिसे कहते हैं। हेलमिन्स, जिसमें आपका प्लेटी हेलमिन्स आ जाते हैं, एस्किलमिन्स आ जाते हैं जिसे आप नीमाटोडा कहते हैं, और एनालिड्स जिन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, जिसमें अर्थवर्म आ जाता है। तो इन तमाम एनिमल्स के अंदर जो स्केलेटन होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर वाला नहीं होता, बल्कि वो एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली एक ऐसी एग्जाम्पल समझ लें कि बलून के अंदर आप पानी भर दें, तो ये जो है एक तरह का स्केलेटन बन जाएगा। दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो पहले हमने यही डिस्कस करना है। तो भाई, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो है कि जिसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सिंपलेस्ट टाइप का होता है, सॉफ्ट बॉडी इन वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। देखें, वर्टिब्रेट वो हैं कि जिनके पास बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। सारी मछलियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं। इससे पहले के जो फाइलम आपने पढ़े थे, इकाइनोडर्मेटा से पीछे आप चले जाएं पॉरीफेरा तक, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनमें से कुछ के अंदर जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, इनमें ये पाया जाता है। कैसी एग्जाम्पल है इसकी? बलून फिल्ड विद वाटर। देखिए, जब आप बलून के अंदर पानी भरते हैं तो आपको उसका एक प्रॉपर शेप नजर आने लगता है, तो शेप प्रोवाइड हो गया। दूसरी चीज़, अगर एक बलून है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैं उसके ऊपर कोई छोटी सी चीज़ रख दूं तो वो इसे सपोर्ट भी करेगा, तो ये सपोर्ट भी करता है। तीसरा, लोकोमोशन। ये जो बलून है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, अगर इसे स्क्वीज किया जाए तो जिस पॉइंट से आप स्क्वीज करेंगे उस पॉइंट से बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे।
तो इस तरह से ये हेल्प करेगा लोकोमोशन के अंदर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, शेप, सपोर्ट, लोकोमोशन। क्या चीज़ नहीं प्रोवाइड करता वो है प्रोटेक्शन, बिकॉज देयर इज नो हार्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जिन एनिमल्स के अंदर ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है उनमें एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है अर्थवर्म का। तो ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है ये इसकी गट है जिसे GIT कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर खाना होता है। अच्छा, उसके बाद जो आपको ये एक अदद कैविटी नजर आ रही है, ये कैविटी, दिस इज नोन एज सीलोम, और इस सीलोम के अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। ये पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ये है एग्जाम्पल बलून फिल्ड विद वाटर। अच्छा, इसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो आपको लेयर्स नजर आएंगी मसल्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक वो हैं जो सर्कुलर पैटर्न के अंदर है, इस तरह से लगे हुए हैं, और एक वो हैं जो लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न के अंदर है, यानी अगर ये अर्थवर्म की बॉडी है तो इस तरह से लगे हुए हैं। सर्कुलर मसल यूं लगे हुए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरह से है। अब इन मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से इसकी बॉडी का शेप चेंज होता है और इस तरह से हेल्प मिलती है लोकोमोशन में। किस तरह से? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्शन होगी सर्कुलर मसल की, जब ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसे यहाँ से स्क्वीज किया जाएगा तो इसकी बॉडी इस तरफ फैलेगी और इस तरफ फैलेगी, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये वाले तो बॉडी शॉर्ट होगी। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो इलोंगेट होती है और सख्त हो जाती है। बलून को अगर आप बीच से स्क्वीज करेंगे तो वो फैलेगा और स्टिफ हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है इसकी शॉर्ट हो जाती है और थिक। ये जो मूवमेंट्स हैं इनकी वजह से ये हेल्प होती है इसे लोकोमोशन के अंदर। इसके अलावा अर्थवर्म के अंदर जो इसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उन्हें फिक्स करने के लिए, अगला पार्ट फिक्स करने के लिए या पिछला पार्ट फिक्स करने के लिए इसके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीटाई। ये सीटाई भी कहलाते हैं, ये कीटाई भी कहलाते हैं। तो ये इसकी बॉडी से निकलकर बाहर आते हैं और ये मिट्टी में अटैच हो जाते हैं, सॉइल के अंदर अटैच हो जाते हैं। तो जहाँ से भी अटैच हो जाएंगे वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा और जिस पॉइंट से अटैच नहीं होंगे वो पॉइंट मूव करेगा। ये मैं समझाता हूँ अभी किस तरह से इसमें लोकोमोशन होती है। अच्छा, ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये जेलीफिश के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि जेलीफिश बिलोंग करती है आपके फाइलम निडेरिया से, और ये ऑक्टोपस के अंदर भी पाया जाता है। इनके अंदर एक खास तरह की मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं जेट प्रोपल्जन। जेट प्रोपल्जन क्या है भाई? आपने कभी बलून के अंदर हवा भरी हो और उसके बाद उस बलून को छोड़ा हो तो कैसे वो हवा जो है वो इस पॉइंट से बाहर निकलती है। ये एक बलून है, तो इसके अंदर जो हवा भरी हुई है ये हवा इस पॉइंट से बाहर निकलेगी और इसके प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये हमारे पास जेलीफिश है, ठीक है, तो ये क्या करती है, पानी भर लेती है अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा, और फिर इस छोटी सी ओपनिंग से पानी को बाहर फेंकती है। जब ये छोटी सी ओपनिंग से पानी बाहर जाता है तो इसकी बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ये फिनोमेना कहलाता है जेट प्रोपल्जन। किस काम आता है ये? शिकार से बचने के लिए। तो ये हमारे पास जेलीफिश है, इसके अंदर यहाँ पर भरा हुआ है पानी। ये पानी इस छोटी सी ओपनिंग से, माउथ से जो है ये प्रेशर के साथ बाहर जाएगा तो इसकी बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जेट प्रोपल्जन। ये हमारे पास अर्थवर्म की डायग्राम है। ये अगर आप देखें तो ये सर्कुलर मसल्स हैं और ये जो लंबे लंबे नजर आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इस वक्त सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो रही है, इलोंगेट, इस तरफ और इस तरफ फैल रही है। और इस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स है। अब जब सर्कुलर मसल रिलैक्स होगा और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बॉडी जो है वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉडी इलोंगेट हो रही है और यहाँ पर बॉडी शॉर्ट हो रही है। अच्छा, अब देखिए मूवमेंट किस तरह हो रही है। सपोज कर लें कि इस अर्थवर्म को जाना है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ की सर्कुलर मसल्स को किया कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इस तरह, जैसे बलून को आपने बीच से जो है वो स्क्वीज किया तो बलून इस तरफ भी फैलेगा और इस तरफ भी फैलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इस तरफ फैले। तो अर्थवर्म की बॉडी से ये आ गए बाहर, इन्हें ब्रिस्टल्स कहते हैं, ये वही सीटाएं हैं। ये आकर जमीन में जो है वो चिपक गए, गड़ गए। तो यहाँ से अर्थवर्म की बॉडी हो गई फिक्स। अब यहाँ से मूव नहीं कर सकती, तो जब इसे स्क्वीज किया जाएगा तो सिर्फ ये इस डायरेक्शन में फैलेगी। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में फैल रही है। अच्छा, जब ये इस डायरेक्शन में फैल जाती है तो अब ये जो अगला एंड है ये फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या करता है अर्थवर्म, अपने जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी दोनों तरफ से छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से बॉडी हो गई है फिक्स, यहाँ से बॉडी है फ्री, तो बॉडी इस तरफ से मूव करेगी आगे। दैट इज हाउ अर्थवर्म जो है वो सेगमेंट्स के अंदर मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें अर्थवर्म जो है वो मूव होता हुआ आपको लोकोमोट करता हुआ नजर आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन, जिसमें एक है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। देखें, एक्सो का वर्ड जो है वो बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए यूज होता है, तो यहाँ से पता लग गया कि ये वो स्केलेटन है जो बॉडी के बाहर होता है। अच्छा, एक और बात, हार्ड स्ट्रक्चर तो है बट ये नॉन लिविंग है, यानी ये ऐसे मटेरियल से बना होता है जो लिविंग नहीं होता, यानी ये सेल से नहीं बना होता। जबकि जो एंडोस्केलेटन होता है वो बॉडी के अंदर होता है और वो लिविंग मटेरियल से बना होता है, यानी वो सेल से बना होता है। इसका नुकसान क्या है ये मैं अभी आगे जाकर बताऊंगा। अब ये जो नॉन लिविंग मटेरियल है ये कहाँ से सीक्रेट होता है? तो आपको पता है हमारी जिस तरह से स्किन है, बिल्कुल इसी तरीके से एनिमल की भी स्किन होती है। उस स्किन के सेल्स को कहते हैं एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर। ये एपिडर्मल सेल्स जो है ना, ये कुछ मटेरियल सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एनिमल की स्किन है, ये इसके सेल्स हैं, एपिडर्मिस के सेल्स हैं। ये क्या करेंगे, ये जो इन्होंने मटेरियल बनाया है, ठीक है, ये मटेरियल बनाया, ये सीक्रेट करेंगे, ये मटेरियल ये सीक्रेट करेंगे। जब ये मटेरियल यहाँ पर जमा हो जाएगा और ये हार्ड हो जाएगा तो ये इनका बन जाएगा एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, हार्ड स्ट्रक्चर है, और ये जिस मटेरियल से बनता है वो एपिडर्मल लेयर के सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं। अब कुछ एनिमल का एक्सोस्केलेटन होता है सिंगल पीस, और कुछ एनिमल का एक्सोस्केलेटन होता है छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जो मॉलस्क है जिसमें आपका स्नेल आ जाता है, तो स्नेल का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ शेल होता है, वो सिंगल पीस होता है और वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइम का। जबकि अगर आप देखें आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें, इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कहलाता है क्यूटिकल, और ये बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर का, जिसे नाम दिया जाता है काइटिन। ये काइटिन वही है जो फंगस की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। फर्क क्या है इन दोनों के अंदर? जो मॉलस्क का एक्सोस्केलेटन है वो सिंगल पीस है। अब सिंगल पीस होने की वजह से ये प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छी देता है, सपोर्ट भी देता है, लेकिन ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जब जॉइंट्स नहीं है, सपोज कर लें आपकी बॉडी के अंदर जो 206 हड्डियां हैं वो मिलकर एक हो जाएं, तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन क्या हेल्प मिलेगी लोकोमोशन में? नहीं, क्योंकि जॉइंट्स जो होते हैं वो हेल्प करवाते हैं लोकोमोशन के अंदर, उनकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, रेंज ऑफ मूवमेंट मिलती है। तो मॉलस्क के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटेक्शन बहुत अच्छी दे रहा है, सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, बट लोकोमोशन में हेल्प नहीं मिल रही। लेकिन जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन है वो चूंकि छोटे छोटे पीसेस से बना हुआ है और उसके अंदर जॉइंट्स मौजूद है, तो ये सपोर्ट भी देता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और बहुत लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड दैट इज़ वाई इसी एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं मसल्स। ये यहाँ पर एक्सोस्केलेटन दिखाया हुआ है, इसके साथ अटैचमेंट हुई हुई है मसल्स की, और यही वो मसल्स हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप किचन की लाइट खोलते हैं, कॉकरोच बहुत स्पीड से भाग के जाता है। क्यों हुआ ये? क्योंकि एक तो उसके स्केलेटन के अंदर जॉइंट्स मौजूद हैं, और दूसरा इन जॉइंट्स को मूव करने के लिए उसके पास पावरफुल मसल्स मौजूद। तो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है वो सिंगल कवर नहीं है, डिवाइडेड है फ्लेक्सिबल जॉइंट में, ठीक है, पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगा और फास्ट मूवमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा, अब इसका फायदा, ये तो हमने पढ़ लिया फायदा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोस्केलेटन? मैंने पहली लाइन में आपको बताया था कि ये नॉन लिविंग होता है। अब एक चीज़ अगर नॉन लिविंग है तो वो ग्रो नहीं होगी, उसका साइज बड़ा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि चूंकि ये नॉन लिविंग मटेरियल है और ये हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर है, ये ऐसा है कि जैसे एक बच्चे को एक हार्ड सी कवरिंग के अंदर बंद कर दिया जाए। जब उस बच्चे को हार्ड सी कवरिंग में बंद करेंगे तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो जो कवरिंग है वो उसको बड़ा होने से रोकेगी। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एक्सोस्केलेटन है ये आर्थ्रोपोड का जो साइज है उसे लिमिट करता है। दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि इंसेक्ट्स का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, चूंकि ये नॉन लिविंग है और जो एनिमल है वो लिविंग है, तो एनिमल जो है वो वक्त के साथ बड़ा होता जा रहा है, लेकिन जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो वक्त के साथ बड़ा नहीं हो रहा। तो इससे होता ये है कि उसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाती है, उसकी ग्रोथ में हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हर कुछ वक्त के बाद एनिमल क्या करता है, अपना एक्सोस्केलेटन, पुराना एक्सोस्केलेटन हटाता है, उतार के फेंक देता है और उसकी जगह पर नया एक्सोस्केलेटन बनाता है। फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये वर्ड पढ़ा था जिसे कहते हैं एक्डाइसिस, या इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है मोल्टिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल क्या करते हैं, पुराना एक्सोस्केलेटन हटाते हैं और उसकी जगह पर नया बनाते हैं जो साइज में बड़ा होता है, ताकि उनकी जो ग्रोइंग डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। ये प्रोसेस कहलाता है एक्डाइसिस या मोल्टिंग। मैं दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कपड़े उतारते हैं, तो हमारा जो कपड़ा है वो बॉडी के ऊपर एक अदद एडिशनल कवरिंग होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जितनी आसानी से हम जो है वो कपड़े उतार के रख देते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे कपड़े चेंज होते जाते हैं,
बड़े साइज के आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, ये पुराना एक्सोस्केलेटन हटा के और नया एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। ये अगर आपको डायग्राम नजर आ रही हो, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेइंग मेंटिस है। ये एक तरह का आर्थ्रोपोड होता है और ये इसका जो नज़र आ रहा है ये इसका एक्सोस्केलेटन है जो इसने उतार के फेंक दिया। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ नज़र आ जाएंगे। ये हमारे पास स्कॉर्पियन है, ठीक है, ये ताज़ा और ये इसका पुराना एक्सोस्केलेटन है जो उसने उतार कर फेंका है। मैं एक वीडियो का लिंक भी दूंगा कि जिसके अंदर एक एनिमल जो है वो अपना एक्सोस्केलेटन उतार कर नया एक्सोस्केलेटन जो है उसका अंदर से आ रहा है। अच्छा, जब ये काम होता है यानी जब पुराना एक्सोस्केलेटन हटाया जाता है और नया जो है वो एक्सोस्केलेटन जो है उसकी सिंगल लेयर होती है, तो वो बहुत सॉफ्ट होती है और उस वक्त हार्ड नहीं होती, ठीक है। तो इसकी वजह से होता यह है कि जो भी एनिमल है, जो भी आर्थ्रोपोड है, वो बहुत आसान शिकार बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है। दूसरी बात, वो बहुत तेज़ी से भाग भी नहीं सकता क्योंकि एक्सोस्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच हैं वो इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते उस वक्त जब तक वो हार्ड नहीं हो जाता। तो ये एक डिसएडवांटेज है बार बार चेंज करने का कि आप जो एनिमल है वो कुछ वक्त के लिए जो है वो आसान शिकार बन जाता है, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं रहती। जिनके पास एंडोस्केलेटन होता है उनको ये मसाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंडोस्केलेटन पहली बात बॉडी के अंदर है, दूसरी बात ये लिविंग है। अब लिविंग होने की वजह से होता ये कि एनिमल के साथ साथ ग्रो करता है। जैसे जैसे एनिमल की बॉडी बड़ी होगी वैसे वैसे ये साथ साथ ग्रो करेगा, तो ये ग्रोथ को रोकता नहीं है। अच्छा, ये मेनली एंडोस्केलेटन जो पाया जाता है वो वर्टिब्रेट्स में, लाइक फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। बट देयर आर सम इनवर्टिब्रेट्स के जिनके अंदर भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये दो आपने लाजमी याद रखने हैं, ये वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये दो वर्टिब्रेट्स के अलावा फाइलम है। एक हमारे पास है स्पंजिस, पॉलीफेरा। इनके अंदर आपने पढ़ा था इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स, और इन स्पिक्यूल से बनता है इनका एंडोस्केलेटन। इसके अलावा स्टारफिश जो बिलोंग करती है फाइलम एकाइनोडर्मेटा से, इनके अंदर कैल्शियम की प्लेट्स होती हैं जो कि इनका एंडोस्केलेटन बनाती है इनकी स्किन के बिल्कुल नीचे। तो ये दो फाइलम्स ऐसे हैं कि जिनके पास एंडोस्केलेटन होता है, ऑल्दो ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। हम बात करेंगे फिलहाल वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं बोन और एक को हम कहते हैं कार्टिलेज। थोड़ी सी बात हम इनके ऊपर कर लेते हैं, बोन और कार्टिलेज पे। तो कार्टिलेज और बोन के दरमियान कॉमन बातें क्या हैं कि पहली बात, ये दोनों सेल से बनी होती हैं और उन सेल्स की डिफरेंट नेम है। कार्टिलेज के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है कॉन्ड्रो, तो कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है ऑस्टियो, तो बोन्स के सेल को हम कहेंगे ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ये आपने तब भी पढ़ा था जब आपने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर फिशेस के बारे में पढ़ा था। एक मछलियाँ थी जिनका स्केलेटन पूरा का पूरा बना हुआ था कार्टिलेज से, उन्हें आपने कहा था कॉन्ड्रिक्टाइस, तो कॉन्ड्रो का वर्ड कार्टिलेज के लिए। और एक मछलियाँ वो थी जिनका स्केलेटन बोन से बना हुआ था, उन्हें आपने कहा था ऑस्टिकटाइस, तो ऑस्टियो का वर्ड बोन के लिए इस्तेमाल होता है। अब दूसरी चीज़ जो कॉमन है वो क्या है? ये जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट या ऑस्टियोसाइट, ये एक मटेरियल बनाते हैं और अपने अराउंड छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये एक मटेरियल बनाएगा अंदर से और उसको बाहर छोड़ देगा, तो ये मटेरियल इसके बाहर जो है वो जमा हो जाएगा। ये जेल लाइक मटेरियल कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर भी ये जेल लाइक मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक प्रोटीन्स और एक पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। और जो खास तरह की प्रोटीन इन दोनों में पाई जाती है उसका नाम है कोलेजन। ये कोलेजन दोनों में है। तो अभी तक मैंने जो बातें की हैं वो कॉमन है, दोनों सेल से बने हैं, दोनों के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलेजन है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़े से डिफरेंस के ऊपर। कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, वो इलास्टिक होती है, ठीक है। कार्टिलेज कहाँ मौजूद है आपके? तो आप अगर अपनी नोज की टिप पे हाथ लगाएंगे तो ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर कार्टिलेज है। आप अगर अपना जो एक्सटर्नल एयर है, जो कान का हिस्सा बाहर आपके नजर आता है, उसको अगर आप टच करेंगे, उसको अगर आप फील करेंगे तो ये कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, जबकि बोन जो होती है वो हार्ड होती है। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि दोनों के पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो तो सेम होता है, लेकिन बोन्स के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। जब इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट जाकर बैठ जाते हैं तो ये उस मैट्रिक्स को हार्ड कर देते हैं। ये प्रोसेस के जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जाकर बैठ जाएं, ये प्रोसेस कहलाता है ऑसिफिकेशन या ये कहलाता है कैल्सिफिकेशन। तो कार्टिलेज से बोन किसी भी कार्टिलेज के अंदर अगर कैल्शियम और फॉस्फेट जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये बोन बन जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ये प्रोसेस कहलाता है ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन। कहाँ से आता है ये कैल्शियम? ये आता है डाइट से।
या जो बचपन में ये आता है मिल्क से। जो बेबी जब पैदा होता है तो वो फीड करता है मदर के मिल्क पे, ब्रेस्ट मिल्क पे, तो उसमें से मिलता है कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी। तो बेबी जब पैदा होता है तो उसकी बोन्स जो है वो मेनली कार्टिलेज होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, और जैसे जैसे वो फीड करता है मिल्क पे कैल्शियम जाकर डिपॉजिट होता है और उन कार्टिलेज में से बहुत सारी को हार्ड बना देता है, तो वो बोन्स बन जाती हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है जो ऑसिफिकेशन कहलाता है। तो अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ रह गई हैं हमारे पास, एक मैंने बताया टिप ऑफ द नोज, इसके अलावा आपका एक्सटर्नल एयर, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल एयर है, टिप ऑफ द नोज है। इसके अलावा लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, ये आपका ट्रैकिया है, जिसे एयर पाइप या विंड पाइप, एयर पाइप कहते हैं बेसिकली। इसके ऊपर एक अदद बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। इस लैरिंग्स के अंदर हमारे लगे होते हैं वोकल कॉर्ड्स, यानी हवा जब बाहर जाती है तो जब यहाँ से गुजरती है ना तो आवाज़ पैदा होती है। तो ये लैरिंग्स, ये आपको फील भी हो जाएगा अगर आप अपनी चिन से, चिन के बिल्कुल बीच में से उंगली जो है वो नीचे लेके जाएं तो आपको सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो फील होंगे, वो लैरिंग्स है। इसके अलावा आपने सुना होगा कार्टिलेज के ऊपर रिंग्स होते हैं, ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स होते हैं सी शेप, ये भी कार्टिलेज से बने होते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज कहाँ है, आपने पीछे पढ़ा था, अच्छा आगे है इसी बुक के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट। तो अगर जॉइंट ये है जहाँ पर दो हड्डियाँ मिल रही हैं, तो इनके जो अगले एंड्स होते हैं, बोन्स के जो अगले एंड्स हैं, ये कवर्ड होते हैं कार्टिलेज से, ठीक है, ताकि ये बोन्स एक दूसरे से टकरा कर डैमेज ना हो। सिमिलरली हमारी जो वर्टिब्री होती है, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है, दो वर्टिब्री के दरमियान में भी एक अदर डिस्क होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ये भी बनी होती है कार्टिलेज से। देन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनका पूरा स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, जैसे कि शार्क्स हैं या स्केट्स हैं या रेज हैं, इनका पूरा स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। दे आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस या दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल्स। मैंने भी बताया था जो बेबी जब पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी कार्टिलेजेस होती हैं। एम्ब्रियो जो होता है जब वो बंदर की बॉडी के अंदर होता है उस वक्त सारी बोन्स जो हैं वो कार्टिलेज से बनी होती हैं। सारी बोन्स कार्टिलेज होती हैं, फिर वो बाद में जाकर रिप्लेस होती हैं और बोन्स बनते हैं। तो ये कुछ बातें थी अबाउट कार्टिलेज एंड बोन। अच्छा, इन केस अगर बोन्स के अंदर जो मिनरल्स जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, अगर वो प्रॉपरली डिपॉजिट ना हो तो बोन्स जो हैं वो वीक रह जाती हैं। और बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है, आप पढ़ेंगे आगे जाके, जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता बोन में, तो बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है रिकेट्स। तो आई थिंक ये टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा।